क्या लाहौर में कभी गैंग वार्स हुई हैं उस तरह से? गैंग वॉर अगर लाहौर में हुई है, केबल नेटवर्क पे बड़े बड़े डाकू हुए हैं जिन्होंने बहुत कत्लेआम किए, जिनमें अच्छू, शीदी, मलंगी। पार्टीज बड़ी जो थी हमारी, 3 पार्टीज, तीनों की स्टूडेंट्स लीडर्स जो है वो ऐसे ही थे। तालीम याफ्ता लोग थे। पॉलिटिक्स में शामिल होने के लिए ताकत की बात। और अगर कोई एक स्टूडेंट्स यूनियन ने जन्म लिया एमएओ कॉलेज से, तो दूसरी ने जन्म लिया दयाल सिंह कॉलेज से। आतिफ चौधरी स्टूडेंट्स लीडर था। हमारी थड़े की सियासत कभी भी खत्म नहीं हुई। हुकूमत ने खुली छूट दी हुई थी। आज के दौर की पॉलिसिंग और गए वक्तों की पॉलिसिंग में जमीन आसमान का फर्क। यू नीड अ थीफ टू कैच अ थीफ। लोगों की ये ख्वाहिश होती थी कि मजहर तब्बी से हमारी दोस्ती हो, चूंकि इसकी खवातीन से बड़ी दोस्ती। बड़े नाम हुए हैं जिन लोगों ने लाहौर को और पंजाब को जराइम का गढ़ नहीं बनने दिया। बबू खान एक बहुत बड़ा नाम हुआ। सियालकोटी गैंग थे ये, वेपन्स थे इनके पास बदरजा उत्तम, आला से आला वेपन्स इन लोगों के पास थे। आबिद बॉक्सर भी तो काफी मुश्किलात का शिकार रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट को आबिद बॉक्सर की जरूरत थी। इतना डिसिप्लिन्ड, इतना ताबेदार, इतना हलाली इंसान। क्योंकि वो जदीद दौर का, जदीद ज़माने का नौजवान सोशल मीडिया से कनेक्टेड था। ये दुश्मनी जो है ये बुनियादी तौर पे बिला वजह की दुश्मनी। तारीफ गुलशन का बुनियादी कारोबार था प्रॉपर्टी। यही समझते होंगे कि बिल्ला ट्रकों वाला का मर्डर जो है वो तारीफ गुलशन ने करवाया। जब बिल्ला का मर्डर हो जाता है तो हनीफा बाबा को शेल्टर जरूर दिया। टीपू पहलवान के मर्डर के लिए तीफी भट्ट मरहूम ने हर दौर में थड़े भी लगवाए। तीफी भट्ट बड़ा सेंसिबल आदमी था। गद्दार हमेशा हमारे अंदर जन्म लिया। एक मर्डर अमीर मसहब ने प्लान कर लिया। मैं अपनी पूरी सर्विस में कभी टीपू पहलवान से नहीं मिला। वैसे नेवी में पिस्तौल चलता है या सिर्फ अलामती तौर पर दिखाते हैं? सेफ सिटी कैमरास ने भी रोल प्ले किया इसमें। गए वक्तों में इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बगैर कुछ भी नहीं था। आपको चोर की जरूरत पड़ती थी चोर तक पहुंचने के लिए। ये जो अभी पीछे अगवा हुआ था किप्स के मालिक का, वो क्या मामला बना होगा? ये वो लोग हैं जो जिंदगी से तंग आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुकून डिजिटल। नाज़रीन, आज हम थोड़ा सा क्राइम पे, लाहौर के गैंग्स पे, और क्या यहाँ पे कभी गैंग वार हुई या होती है, जैसे कि हम दुनिया के और शहरों में देखते हैं, इवन पाकिस्तान के कराची में देखते हैं या इंडिया के मुंबई में देखते हैं, क्या वाकई लाहौर में भी ऐसा होता है? इसके ऊपर हम कुछ मिसकंसेप्शंस, कुछ मिथ्स जो आपके सामने रखेंगे। बड़े बड़े जो यहाँ पे डाकू थे, जो बड़े बड़े कत्तो गारत गरी का यहाँ पे बाजार सरगर्म हुआ, उसके ऊपर बात करेंगे। वो लोग जो जिनका तोती बोलता था किसी ज़माने में, आज वो बिल्कुल गुमनाम हैं और मनो मट्टी तले दबे हुए हैं। उनकी जो दहशत, उनका जो खौफ था, वो आपके सामने रखेंगे। इस वक्त क्या सूरत हाल है ये आपको बताएंगे। आज के कोई ऐसे ग्रुप्स या ऐसे लोग जो क्राइम के अंदर या जराइम पेशा अफराद के अंदर जिनका एक बड़ा नाम है, और उसकी एक बड़ी वजह शायद सोशल मीडिया भी है कि उसके ऊपर उनके अकाउंट्स भी मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें हम आज आपके सामने रखेंगे और डायनामिक्स लाहौर की ख़ासकर इसके साथ साथ पंजाब की भी थोड़ा सा आपके सामने रखेंगे। और आने वाले दिनों में आप सीरीज़ के तौर पर हमारी ये चीज़ें देखेंगे, जिसके अंदर हम आपको पर्सन टू पर्सन या इवेंट टू इवेंट चीज़ें आपको बताते रहेंगे। मेरे साथ मेरे बड़े मोअज़्ज़िज़ मेहमान, मेरे लिए बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह ज़हीरुद्दीन बाबर साहब मौजूद हैं, जो कि फार्मर CIA ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। आगाज करते हैं थोड़ा सा एक लेमैन की हैसियत से। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरा जॉनरा भी क्राइम नहीं रहा, और लेकिन जाहिर है कि जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो ये हमारी ख्वाहिश होती है कि हम जाने कि असल में हो क्या रहा है। तो थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड के हम जिक्र कर लें कि क्या लाहौर में कभी गैंग वार्स हुई हैं उस तरह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा टची टॉपिक है और इसे लोग पसंद भी बड़ा करते हैं ऐसे कि गैंग्स पे बात हो। देखें, आपने इंट्रो में पहले बता दिया कि कराची और मुंबई को आप किसी हवाले से गैंग वॉर के लिए डिस्कस कर सकते हैं। लाहौर गैंग वॉर का कभी भी शिकार नहीं हुआ। सही, बिल्कुल सही। सबसे पहले तो मैं अर्ज कर दूं कि गैंग एक्चुअली है क्या। गैंग के लिए ज़रूरी है कि 3 लोग जो मेंबर्स हों, बिल्कुल सही, और उनकी नीयत भी एक हो, और वो कम से कम पैदर पै 3 क्राइम्स करने के बाद एक ग्रोह की शक्ल इख्तियार कर लें। बिल्कुल सही। और वो रजिस्टर्ड हो। ऐसा नहीं है कि एक शख्स उठा, उसने कोई 2-3 लोगों ने मिलकर कोई हरकत की और उसे हम गैंग का नाम दे दें। तो बिल्कुल गैंग के लिए बाकायदा नीयत मुश्तरक होना जरूरी है। लाहौर में बिलखुसूस
गैंग वॉर को जिस तरह से लोगों ने लिया है, उसमें गए वक्तों में तलबा तंजीमें, वो बहुत उनका नाम हुआ करता था। फिर गए वक्तों में डाकू, सही, बड़े बड़े डाकू हुए हैं जिन्होंने बहुत कत्लेआम किए, जिनमें अच्छू, शीदी, मलंगी, ये लोग बहुत मशहूर हुए। और फिर हमारे यहाँ पे एक अलमिया है कि हम डाकू को, क्रिमिनल को फैंटसाइज करते हैं, क्योंकि हमने कहानियां बड़ी सुनी हुई है ना अंग्रेज के ज़माने की, कि जो तब के डाकू थे उनमें शर्म हया बड़ी थी, वो चोरी भी बड़ी नीयत से करते थे, नेक नीयति से करते थे। इसको भी फैंटासाइज करवाया गया है हमारे अफसानों में, अब फिल्में बनी हैं। यस, देखें, क्राइम करने के लिए सबसे पहली बात तो ये तयशुदा है कि आपका ज़मीर जब मुर्दा हो जाता है तो आप जुर्म की दुनिया में कदम रखते हैं। शरीफुन नफ्स इंसान मजबूरन अगर किसी जुर्म में मुब्तला हो जाए, वो एक अलग चीज़ है कि उसको कोई गैरत का मसला आ गया। ऐसी मिसालें हैं, ऐसी मिसालें हैं, कोई ख़ानदानी ऐसा इशू बन गया कि जिसमें वो मजबूर हो गया, वो एक डिफरेंट चीज़ है। अदरवाइज मैं बहैसियत एक्स CIA ऑफिसर गैंग वॉर तो लाहौर में नहीं देखी। बिल्कुल सही। गैंग वॉर अगर लाहौर में हुई है जुज वक्ती, तो वो केबल नेटवर्क पे किसी हद तक आप कह सकते हैं, क्योंकि वो नारकोटिक्स के बाद अगर कोई बहुत इजी मनी और बहुत बड़ा पैसा किसी भी बिजनेस में था, तो वो या तो फिर वो कब्जा माफिया का एक सिस्टम, वो भी बड़ा मुश्किल तरीन काम है, और वो शायद आज तक भी चल रहा है। वो शायद आज तक चल रहा है, लेकिन अब जो था ना वो केबल वाला मामला तो निकल गया, खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। उसमें कत्लो गारत हुई, शूटर्स इन्वॉल्व हुए, और उन शूटर्स ने अपने अपने एरियाज को कवर किया, वहाँ पे अपना केबल नेटवर्क बिछाया, और फिर जो बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स थे उनसे वो लाइन लेके अपने एरिया को और वो बड़ा पैसा था। तो इसमें ये लोग इन्वॉल्व थे कि जो बड़े बड़े नाम आप बता रहे हैं, तीफी भट्ट या अच्छू? नॉट एट ऑल। अच्छा, ये अलग अलग दुनिया के लोग थे, शूटर्स थे। सही। ये जो मजर तब्बी हैं, ये आतिफ चौधरी हैं, असद प्रिंस हैं, अरशद अमीन चौधरी हैं, ये सब के सब स्टूडेंट लीडर्स थे। सही। और उस दौर में जब ये स्टूडेंट्स लीडर्स के नाम बने और इनको पहचाना जाने लगा, उसकी बुनियादी वजह भी ये थी कि इसमें भी पैसा इन्वॉल्व था। फंडिंग नहीं कह सकते आप उसे। अच्छा, लोग हर चीज को फंडिंग की जानिब ऐसे ही हैं। जिस एरिया का कॉलेज, उस एरिया के दुकानदार, वहां के होटल्स, भत्ता, वहां के अड्डे, वो खामखा बिला वजह इन लोगों से मरूब होके, इन लोगों के अंडर प्रेशर, या तो उन्हें मुफ्त खाने खिलाते रहे, या फिर इन्हें मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे इनके अखराजात पूरे करते रहे। पार्टीज बड़ी जो थी हमारी, 3 पार्टीज, मैं नाम नहीं लेता, तीनों की स्टूडेंट्स लीडर्स जो है वो ऐसे ही थे। एग्जैक्टली। मैं उसमें किसी को अलग से नहीं रखूंगा। जी, बिल्कुल सही। देखें, अगर आप बड़ी तीनों पार्टीज को आप समझ रहे हैं ना कौन कौन है? एक उसमें इस्लामिक जमात भी है, बाकी 2 उसमें पॉलिटिकल जमातें भी हैं। अच्छा, अब इसमें जो इस्लामिक जमात है, मैं ये समझता हूँ, मेरा जो जाती एक्सपीरियंस इसमें है, जो मैंने स्टडी किया है, वो सबसे मुनज़्ज़म, डिसिप्लिन्ड अगर कोई स्टूडेंट तंजीम हुई है तो वो मजहबी जमात की हुई है। सही। उन लोगों ने जो भी किया वो मुनज़्ज़म तरीके से किया, उसमें उठाई गिरे शामिल नहीं थे, और उसमें बड़े लीडर्स ने भी जन्म लिया। यस, आज देख रहे हैं, मुल्की सियासत पे देख रहे हैं। ठीक है जी। वो तालीम याफ्ता लोग थे, और पॉलिटिक्स में शामिल होने के लिए ताकत की बाहर और जरूरत हमेशा से रही है। ऐसे ही है। तो ये जो जंग थी, अगर आप इसे गैंग वॉर का नाम दें तो नहीं है, तो ये गैंग वॉर नहीं थी, लेकिन इसे हमने गैंग वॉर बना दिया स्टूडेंट्स ने मिलके। यहां पे अब किस चीज के गैंग्स तश्कील पाए? कॉलेजेस पे कब्जे के। सही। अगर कोई एक स्टूडेंट्स यूनियन ने जन्म लिया एमएओ कॉलेज से, तो दूसरी ने जन्म लिया दयाल सिंह कॉलेज से, तीसरी ने जन्म लिया साइंस कॉलेज से, चौथी ने जन्म लिया सिविल लाइंस कॉलेज से, और फिर कोई एक 5वीं ने जन्म लिया और ये शादरा वाली साइड से। बिल्कुल सही है। तो गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेजेस थे, जो जिसे हम तीसरे दर्जे के कॉलेजेस कहते हैं, वहां पे स्टूडेंट्स यूनियंस जो थी उनके कब्जे थे, उनका
तूती बोलता था और उनकी इजाजत के बगैर एडमिशंस नहीं मिलते थे, हॉस्टल में नहीं, हॉस्टल्स में एडमिशन नहीं मिलते थे, खाने फ्री थे जी। इस पे वॉर्स शुरू हो गई। सही। आतिफ चौधरी का बहुत बड़ा नाम हुआ है, अगर आप उसे गैंग वॉर के हवाले से बात करें। और कभी बहुत ही करीबी दोस्त जो थे वो बाद में बड़े दुश्मन बन गए। जैसे आतिफ चौधरी अरशद अमीन के दरमियान एक बहुत बड़ी रिफ्ट ने जन्म लिया। इसी ताकत की वजह से आबिद चौधरी मर्डर हो जाता है, जो कि स्टूडेंट लीडर था। अब आपके लिए ये हैरत की बात होगी कि आतिफ चौधरी स्टूडेंट्स लीडर था, लेकिन वो तालिब इल्म नहीं था। कॉलेज यूनिवर्सिटी से उसका दूर दूर का कोई वास्ता नहीं था। लोहारी का रहने वाला एक इंतहाई मामूली सा गरीब सा बच्चा, जो कि कोई क्रिमिनल नहीं था। मोहल्ले में उसने छोटी मोटी लड़ाइयों से आगाज किया और फिर फाइनली वो जाके गोद में बैठ गया आबिद चौधरी के। दिलेर था, सही। और वो पंजाबी में हम कहते हैं हाथ छोटो ना किसी का, जिथे लब्बा होते टांट पेल दी थी। और हमारे लाहौर की एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आज भी है, कि हमारी थड़े की सियासत कभी भी खत्म नहीं होती। गली मोहल्ले की लड़ाइयाँ झगड़े वो शायद इस बात पे भी जन्म ले लेते हैं कि बोतल पहले मैं लैनी सी, इत्थे लस्सी तू पहले किवें ले ली, ओए तू तकिया किवें है। और हम देखते हैं अखबारों में, टीवी पे देखते हैं कि जी जरा से मामूली तनाज़े के ऊपर कत्ल हो गया। अब इस हवाले से बहुत कत्लेआम हुआ, ये मामूली झगड़ों से आगाज, और फिर जो बड़ी दुश्मनी का आगाज हो रहा है वो हो रहा है आतिफ चौधरी और अरशद अमीन के माबैन कॉलेजेस की कब्जे की लड़ाई। अरशद अमीन का बहुत बड़ा नाम था, बड़ी उसको पॉलिटिकल बैकिंग थी, बड़े ऐवान के बड़े बड़े बाख्तियार लोगों में उसका उठना बैठना था, और वो चाहता था कि मैं दयाल सिंह कॉलेज पे भी मेरा तसल्लुत है, एमए कॉलेज पे भी मेरा तसल्लुत हो, साइंस कॉलेज पे भी मैं छा जाऊं। बिल्कुल सही है। तो इसी में फिर इनके माबैन जंग हो गई और आतिफ चौधरी बाहर तौर हमला आवर हो गया दयाल सिंह कॉलेज पे, जो कि गढ़ था अरशद अमीन चौधरी। और इससे फिर आगाज हो गए लड़ाइयों के। अरशद अमीन का सगा भाई कत्ल हो गया इन्हीं लड़ाई झगड़ों में दयाल सिंह कॉलेज। और हुकूमत ने खुली छूट दी हुई थी। सर मैं इसमें गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हुकूमत ने खुली छूट नहीं दी हुई थी। सही। आज के दौर की पॉलिसिंग और गए वक्तों की पॉलिसिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले पुलिस के पास ना तो इतने वसाइल थे, ना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। पुलिस गवेड़ पे और इंफॉर्मेशन नेटवर्क पे काम करती थी। और वो एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि यू नीड अ थीफ टू कैच अ थीफ। क्रिमिनल को अप्रीहेंड करने के लिए आपको यकीनन किसी इमाम मस्जिद की जरूरत नहीं है, आपको किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो उसकी तरह से सोचे, जो उसकी तरह से सोचे, उस तक आपको पहुंचा सके और उसमें उसका उठना बैठना हो। तो पुलिस इंतखाब करती रही है ऐसे लोगों का कि जो थे तो उनका हिस्सा लेकिन उस लेवल के नहीं थे। तो फिर बड़े को पकड़ने के लिए छोटे को शेल्टर दिया और फिर छोटा ताकतवर हो गया। उसकी अपनी इजारादारी बन गई, उसकी अपनी इजारादारी बन गई, पुलिस के हाथों से निकल गया, वो पुलिस के हाथों से निकल गया। फिर वही बात कि जब एक शख्स को ये दिखाई दे रहा है कि मुझे यहाँ से हफ्ते भर के पैसे भी मिलते हैं, मैं गांव से आया हूँ, कोई लैया से उठ के आया है, कोई मुल्तान से आया है, इसी तरह से दूर दराज के इलाकों से। अब अगर आप मज़र तिब्बी को ले लें जी, मज़र तिब्बी एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। ऑल्दो उसके वालिद जो थे वो बचपन में दुनिया से गुजर गए थे, तो उनके चचा ने पाला था। सही। तो बिन बाप की औलाद यकीनन थोड़ी अपने चैलेंजेस होते हैं, अपना वो सारा वो चीज़ें होती हैं। फिर ये था कि वो बहुत हसीनो जमील था। सही। उसके ख़वातीन के साथ बहुत करीबी मरासम थे, तो लोगों की ये ख्वाहिश होती थी कि मज़र तब्बी से हमारी दोस्ती हो, चूँकि इसकी ख़वातीन से बड़ी दोस्ती है। इस हवाले से फिर लड़कियों को लेके लड़ाइयाँ झगड़े जन्म लिए। और फिर वही बात, वो एफसी कॉलेज से था, तो एफसी कॉलेज के दीगर लोग जिनका ताल्लुक एफसी कॉलेज से था, उनकी मदर तब्बी से मुखालफतें शुरू हो गई। सही। फिर जो बड़े वडेरे थे
मजहर तिब्बी कोई वडेरा गैंगस्टर नहीं था, सही वो सही डाकू नहीं था, वो कुछ और ऐसे क्रिमिनल्स की संगत में, उनकी दोस्ती में अगवा बराए तावान जैसे जुर्म में मुलव्वस हो गया, वही कॉलेज की सियासत से, कॉलेज की सियासत से। बिल्कुल सही है। और फिर जब अगवा बराए तावान जैसे जुर्म में कोई शख्स मुलव्वस हो जाए तो फिर हुकूमत की रिट चैलेंज हो जाती है। तो बड़े नाम हुए हैं जिन लोगों ने लाहौर को और पंजाब को जराइम का गढ़ नहीं बनने दिया। उनमें एक बड़ा नाम है उमर विर्क जी, और दूसरा एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिंगल। उमर विर्क वॉज अ टीम। उमर विर्क किसी एक शख्सियत का नाम नहीं है, उमर विर्क एक टीम का नाम है जिसके 10-12 मेंबर्स थे और वो सफाया किया, फिर उन्होंने सफाया किया और टका के सफाया किया। ये नवाज शरीफ साहब का दौर था जी, नवाज शरीफ साहब का दौर, नवाज शरीफ साहब अदरवाइज का, दीगर ठीक, सही। अदवार में भी उमर विर्क के क्रेडिट पे अगर आप देखें, जी। उनकी टीम के क्रेडिट पे, तो आप कोई बड़ी डकैती, कोई बड़ा क्रिमिनल ऐसा नहीं है जिनको उमर विर्क की टीम ने अरेस्ट ना किया हो। बड़ी बड़ी डकैतियां जिसमें उस दौर की करोड़ों रुपए की डकैतियां, वो उमर विर्क के क्रेडिट पे हैं। उन्होंने वो उन लोगों को अरेस्ट किया, कराची तक गए, सिंध, केपी, बलोचिस्तान, जहां जहां कुछ छुप सकता था, जहां कोई, जिस जगह को हमने नो गो एरिया समझा हुआ था। अब तो शायद यूएई और मलेशिया अमाजगाह हैं या गढ़ बन जाते हैं या हाइड आउट आप उसे कह लें। तो गए वक्तों में था इलाका गैर, इलाका गैर, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने नाम सुना होगा, भोला सन्यारा बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल सुना हुआ है। बबू खान एक बहुत बड़ा नाम हुआ, सियालकोटी गैंग थे ये। इन लोगों ने इलाका गैर में बाकायदा एक छावनी बनाई हुई थी, वेपन्स थे इनके पास बदरजा उत्तम, आला से आला वेपन्स इन लोगों के पास थे। ये आगा नवीद और ये चिट्टा और ये आतिफ एंड कंपनी और ये सारे के सारे कहाँ पनाह हासिल करते थे। फाइनली जब इनके गिर्द घेरा तंग हो जाता है, आबिद बॉक्सर मंजर आम पे आता है। आबिद बॉक्सर के क्रेडिट पे उसकी कुछ 7 या 8 साल की जो सर्विस करियर है, 100+ एनकाउंटर्स हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, अगर आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का नाम देते हैं किसी को, तो उसमें आबिद बॉक्सर जो है पंजाब से टॉप ऑफ द लिस्ट है। अगर हम पूरे पाकिस्तान के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को लें तो रावनवार, चौधरी असलम, उमर विर्क की टीम और आबिद बॉक्सर, ये चार नाम है। सही सफाया किया, सही सफाया किया। और फिर अगर आप मुझे इजाजत दें जी, तो मैं ये भी गुजारिश कर दूं कि आज अगर आप चेक करें तो टोटल 12 जो एनकाउंटर्स में जिनका नाम रहा है, उनमें से सिर्फ 2 लोग जिंदा हैं, 3 कह लें आप। पंजाब से 2, एक आबिद बॉक्सर, एक उमर विर्क, और फिर अगर आप सूबा सिंध से तो फिर रावनवार। बाकी सब के सब वक्तन फवक्तन कभी ना कभी शहीद हो गए, इस जहाने फानी से रुखसत हो गए। वही गैंग्स जिनके पीछे थे, गैंगस्टर्स के साथ ही मड भेड़ में कहीं ना कहीं एनकाउंटर्स में वो लोग भी शहीद होते रहे। और ये उनके भी ज़हन में होता होगा तारिक कंबो को ले लीजिए, तारिक कंबो कहीं ना कहीं ये होना है हमारे साथ। तारिक कंबो का नाम ले लीजिए। तारिक कंबो एक बहुत बड़ा नाम, एक शाइनिंग स्टार लाहौर पुलिस के डीएसपी के रैंक पे वो फाइज थे। एट द एंड सेक्टेरियन बुनियादों पे उनका जो है वो जामे शहादत नोश किया। और सिमिलरली अगर आप उस दौर के लोगों का जिक्र करें तो बहुत से लोग लुकमाए अजल बन गए, कुछ सेक्टेरियन टेररिज्म के हवाले से और कुछ क्रिमिनल्स के हाथों। बिल्कुल सही। आबिद बॉक्सर भी तो पिछले दिनों पिछले सालों बल्कि काफ़ी मुश्किलात का शिकार रहे ना, जब वो मंजर आम पे आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और दीगर जो है वो चीज़ें रहीं। मैं ये समझता हूँ सर कि मुझे काफ़ी मौका मिला उनके साथ प्रोग्राम्स करने का। आबिद बॉक्सर, मुझे इस बात का दुख है कि आबिद बॉक्सर पुलिस सर्विस में होना चाहिए था। पुलिस डिपार्टमेंट को आबिद बॉक्सर की ज़रूरत थी, लेकिन अलमिया ये है कि पुलिस ऑफिसर खा वो जमात का हिस्सा हो या जमात का हिस्सा ना हो, वो रिटायर हो जाए या जमात से वैसे हटा दिया जाए या हट जाए, जमात से उसकी एफिलिएशन वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए। कभी भी मैं बहैसियत XAI ऑफिसर अपने डिपार्टमेंट के राजों का अमीन हूँ,
मैंने हर दौर में बड़े बड़े ऐसे वाक़यात चश्मदीद भी हैं और मीटिंग्स भी अटेंड की हुई हैं। अगर मैं आज पब्लिकली सोशल मीडियम पे बैठ के उनको डिस्कस करना शुरू कर दूं तो वो आपके लिए भी मुश्किलात होंगी और इदारे के लिए भी मुश्किलात होंगी। इंसाफ भी नहीं है। तो आबिद बॉक्सर से शायद ये गलती हुई। मैं इसे गलती कहूंगा। आबिद बहुत प्यारा बच्चा है। यस, इतना डिसिप्लिन्ड, इतना ताबेदार, इतना हलाली इंसान बहुत कम देखने को मिलता है जितना आबिद बॉक्सर है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कि वो गलती एक हो गई जिसकी वजह से ये गलती हुई कि महकमा के राज, अपने डिपार्टमेंट के राज कभी अफशा नहीं करने चाहिए। ये एक फैमिली है। आपका मतलब आपका सर क्यों ना कलम कर दिया जाए, आप राजों के अमीन है। और ये जो अमानत है इसमें खयानत बनती नहीं। तो ये हलफ भी होता होगा? जी, हलफ है जी, बिल्कुल। जब हमने ज्वाइन किया सर्विस तो उस दिन हमने हाथ उठा के कुरान करीम को ज़ामिन समझते हुए ये हलफ दिया कि वफादारी करेंगे और वफादारी मरते दम तक होती। बीइंग एक्स-CIA ऑफिसर, मेरे जनाजे की भी वारिस है मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट, मेरी बीमारी का भी वारिस है मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट। अल्लाह के बाद अगर कोई मेरा वारिस है तो वो मेरा डिपार्टमेंट है। तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि उसके कोई राज या कि मैं अपने डिपार्टमेंट को कभी भी नकब लगाऊंगा या मैं अपने डिपार्टमेंट को कभी भी धोखा दूंगा। बात कर रहे थे हम क्रिमिनल्स जी, बहुत जो मशहूर हुए वाकयात जी, जो आज भी आप लोग जिस वजह से गैंग वॉर को डिस्कस करते हैं, तो वो दो ग्रुप्स की आपस की लड़ाई, जिसमें आपका तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट जी और बिल्ला ट्रकावाला फैमिली, ये हाइप क्रिएट हुई जदीद दौर के जदीद नौजवान के कत्ल के बाद। इख्तलाफ क्या था? मैं उस तरफ आ जाता हूँ। चूंकि वो जदीद दौर का, जदीद जमाने का नौजवान सोशल मीडिया से कनेक्टेड था और वो सोशल मीडिया में इतना मकबूल था, टिकटॉक दीगर अकाउंट्स, पब्लिकली उसको पसंद किया जाता था, उसकी फैन फॉलोइंग थी और लोग उसको देखना पसंद करते थे। खूबसूरत नौजवान था, आज इस दुनिया में नहीं है। तो उसका जो मर्डर है, उस मर्डर के बाद लोगों ने उसको बड़े दर्द से महसूस किया। बड़ी तकलीफ बालाज मर्डर की हुई। ये दुश्मनी जो है ये बुनियादी तौर पे बिला वजह की दुश्मनी है। अच्छा, मैं इसे दुश्मनी नहीं कहता, ये खामखा की दुश्मनी है। इस खामखा की दुश्मनी की दो वजूहात हैं। एक तो ये कि तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट कोई मनशियात फरोश नहीं था। तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट कोई भत्ता माफिया का सरगना नहीं था कतई तौर पे। तारीफ गुलशन का बुनियादी कारोबार था प्रॉपर्टी। सही। तारीफ गुलशन का एक ख्वाब था, वो उस ख्वाब की तकमील के लिए आगे बढ़ रहा था, प्रॉपर्टी का, और वो बनना चाहता था बेसिकली शरीफ फैमिली के मद्दे मुकाबिल एक स्टेट बनाना चाहता था। वो शायद आने वाले वक्त में ये ख्वाहिशमंद था कि मेरा भी इत्तेफाक फाउंड्री जैसी एक स्टेट हो, जिसके लिए उसने वक्तन फवक्तन कोशिश की। अकबरी मंडी से निकल के लाहौर का रुख किया, जदीद लाहौर का, और फिर मॉडल टाउन में कोशिश की और बादहू गुलबर्ग के एक एरिया में वो रहाइश पजीर हुआ। सही। दोस्तों का बहुत करीबी था लेकिन दोस्त बना नहीं सका। क्या वजह? दोस्तों को कायम रख नहीं सका, जो कि मैं ये समझता हूँ कि तारीफ गुलशन की अपनी गलती है। तारीफ गुलशन बड़ा शक्की मिजाज, अच्छा सही, ट्रस्ट नहीं करना, किसी पे ट्रस्ट नहीं करता था। उसकी वजूहात ये हैं कि तारीफ गुलशन को जब कभी भी ये महसूस हुआ कि कोई शख्स मुझे नुकसान पहुंचा सकता है या उस तक अगर कोई गलत खबर भी पहुंच गई कि तुम्हें कोई शख्स नुकसान पहुंचा सकता है, भनक जिसे कहते हैं ना, भनक लगना, तो उसने नतीजतन उसको जिंदा नहीं रहने दिया। एक बहुत गलतोलाम है, शायद आप भी यही समझते होंगे कि बिल्ला ट्रकावाला का मर्डर जो है वो तारीफ गुलशन ने करवाया। कहने में सुनने में आता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं बबांगे दोहल बावाज़े बुलंद ये बात कहने के लिए तैयार हूं, इसको आप अपने तौर पे वेरीफाई कर लीजिएगा। बिल्ला ट्रकावाला का मर्डर कर रहे हैं हनीफा और बाबा। उसमें तीफी का कोई ताल्लुक नहीं था। यस ऑफ कोर्स तारीफ गुलशन ने बाद अज़ां
जब बिल्ला का मर्डर हो जाता है तो हनीफा बाबा को शेल्टर जरूर दिया, लेकिन उससे पहले कत्ल तक कोई वास्ता नहीं था। कत्ल तक कोई वास्ता नहीं था। सही। दुश्मनी किस बात की थी? चौधराहट अंदरून शहर की, वहां के प्लाजे, वहां की जो एसोसिएशंस, वहां के दुकानदार, और बिल्ला ट्रका वाला भी एक बहुत अमीर कबीर फैमिली थी, आज भी है। अगर आप तारीफ गुलशन और बिल्ला ट्रका वाला फैमिली का वेल्थ के एतबार से तकाबली जायजा लें तो मैं ये समझता हूं कि बिल्ला ट्रका वाला फैमिली आज भी बहुत पावरफुल है। सही। वेल्थ के एतबार से 12 से ज्यादा तो लाहौर में उनके प्लाजाज हैं और इसी तरह से और बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं, और हर बड़े शहर में आज भी उनका अड्डा है। वो भी ना मनशियात फरोश थे, ना बत्ताखोर थे, ना क्रिमिनल थे। पावर लेकिन जो अलमिया है, जिस वजह से इन लोगों पे इल्जामात भी आयद होते रहे मुख्तलिफ अदवार में कि दोस्तियां थी सबके साथ। अगर कोई स्मगलर था तो उससे भी दोस्ती थी, अगर कोई अंदरूने शहर का मशहूर मारूफ मनशियात फरोश था उससे भी दोस्ती थी, और फिर इनका अड्डा था, फिर इनका पहलवानी का, ये पहलवान फैमिली थी, खानदान पहलवानों का था, लेकिन ये खुद जाती तौर पे पहलवान नहीं थे। सही है। ये अखाड़े में नहीं उतरते थे, लेकिन जोर करते थे, तकड़े थे, खाना पीना इनका तकड़ा था, और फिर अड्डे में इनका अखाड़ा भी था। बिल्कुल सही है। वहां पे लोग इकट्ठे होते थे। दोस्ती के एतबार से बिल्ला ट्रका वाला फैमिली और टीपू ये बहुत यार बाश किस्म के लोग थे, और शाम को इनके अड्डे पे ढेरों लोग, डेरा सिस्टम था। और फिर उस दौर में पुलिस के चंद अफसरान, चंद, मतलब ये मत सोचिएगा कि पूरी पुलिस कि मैं अपने डिपार्टमेंट को कोई प्रोटेक्शन दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं दे रहा। जहां जो गलत है वो गलत है। तो गिनती के टिप्स पे 5 लोग पूरी जमात में से ऐसे थे जिनके दोनों घरों से बहुत करीबी मरासम थे, और वो दोनों को कभी करीब नहीं आने देते थे। उन्होंने इनमें हमेशा दूरियां पैदा करने की कोशिश की, कुर्बत के कभी भी ख्वाहिशमंद नहीं रहे। और इसमें मुफाद क्या था? जबान ना ही खुलवाएं। मुफाद वही होता है जी, एक, मैं समझ गया, जिसे हम बिल्कुल ठीक है चमक कहते हैं। तो उस मफाद को मद्देनजर रखते हुए ये 4-5 लोग जो थे ये कभी नहीं चाहते थे कि ये दोनों करीब आए, और इससे मसाइल बढ़े। अब टीपू पहलवान को भी फीड करने वाले वही लोग थे, और इधर तीफी बट को फीड करने वाले भी वही लोग थे। गलतफहमियां अरूज पे, और फिर वही एक अनजाना खौफ जो तीफी तक वक्तन फवक्तन पहुंचता रहा कि तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचेगा, तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। और जब कोई शख्स एक एम्पायर खड़ी करने के ख्वाहिश में बढ़ता है ना जी आगे, तो वो उसको हर पल ये खौफ रहता है कि मेरी ये एम्पायर कहीं शटर ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, ये कहीं गिर ना जाए। मेहनत कर रहा होता है, देख रहा होता है चीजें। रिजल्टेंटली टीपू पहलवान का मर्डर हो जाता है। टीपू पहलवान के मर्डर के लिए तीफी बट मरहूम ने हर दौर में थड़े भी लगवाए, लोगों को हायर भी किया, उनसे मालूमात भी हासिल की, और फिर फाइनली मुख्तलिफ अटेम्प्ट्स के बाद टीपू पहलवान का मर्डर हो गया। वो थड़े क्यों लगवाए थे? टीपू पहलवान के मर्डर के लिए। अच्छा। कि टीपू पहलवान, अगर मैं इसको थोड़ा सा इंटरनेशनल सिनेरियो में डिस्कस करूं, तो एक बड़ी ताकत का ये ख्याल था, या उसे गलत फीड किया गया था, कि अगर ईरान की एक बड़ी शख्सियत इस दुनिया में ना रहे तो ईरानी अवाम सड़कों पे आ जाएंगे, रजीम चेंज हो जाएगी, और उसके नतीजे में जो लोग सोए हुए थे वो दोबारा जाग उठे। और आज आप देख लीजिए इंटरनेशनली कितना बड़ा कोहराम मचा हुआ है, हर तरफ आग और खून की होली खेली जा रही है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। सिमिलरली अब इसको हम नैरो डाउन करते हैं, आते हैं, हाँ, दायरे में ले आते हैं, नैरो डाउन करते हैं। तो तीफी बट की ये सोच थी कि अगर टीपू पहलवान इस दुनिया में नहीं रहता तो फिर इस पूरे के पूरे ये जो स्टेट है
ये जो मुख्तसर स्टेट है ये मेरी होगी, ये मेरी होगी। सही। और रिजल्टेंटली जैसे भी करके खुर्रम को हायर किया, पूरी प्लानिंग की। शूटर था खुर्रम? ही वाजंट अ शूटर। अच्छा, ये बलाज का जो मर्डर हुआ है इसमें भी कोई शूटर अवेलेबल नहीं हो सका। क्या वजह? सर शूटर्स जो हैं ये इसमें ना मैं ये समझता हूं कि जो CIA, उसके बाद फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, इसमें इतने मजे हुए किरदार मौजूद हैं आज भी। आज जो CCD है जी, उसमें भी इतने मजे हुए किरदार मौजूद हैं कि आप जिस तरफ निगाह उठाते हैं, अगर आप इकबाल टाउन की तरफ देखते हैं तो मोहम्मद अली भट्ट नजर आता है, अगर आप मॉडल टाउन की तरफ देखते हैं तो हुसैन हैदर नजर आता है। इसी तरह से आपके चारों तरफ अगर आप नजर दौड़ाते हैं तो बड़े बड़े काबिल और कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जो क्रिमिनल्स की जड़ों तक को जानते हैं। तो किसी दौर में भी शूटर्स जो थे वो या तो राह फरार इख्तियार कर गए थे OCU की वजह से, और उसमें मैं अप्रिशिएट करूंगा और स्टैंडिंग ओवेशन है। कोई मैं मतलब मुझे उसके लिए कोई ऐसे खुसूसी अल्फाज नहीं मिल रहे। मोहम्मद अली, जिसे अली भट्ट के नाम से मशहूर है, तो अली भट्ट का बहुत बड़ा किरदार है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के हवाले से कि लाहौर से जो शूटर्स थे वो राह फरार इख्तियार करके ऐसे ऐसे ममालिक को चले गए कि जहां पे जाके वो फिर गुम हो गए, गुमनामी की जिंदगी। तो तीफी भट्ट को किसी दौर में भी शूटर नहीं मिला, खुर्रम को अपने करीब तरीन उसने रखा लोगों को। क्राइम के लिए दो तरह के लोग होते हैं, एक तो आप अचानक शूटर हायर कर लेते हैं, शूटर की ख्वाहिश होती है पैसा, और आप उसे पैसा दे के उससे कोई भी जुर्म करवा लेते हैं। और या फिर ये होता है कि आपके पास स्लीपिंग सेल्स होते हैं। सेक्टेरियन क्राइम के हवाले से भी आपके पास स्लीपिंग सेल्स होते हैं जिनको खुद पता नहीं होता कि आइंदा आने वाले वक्त में हमने क्या करना है। तो खुर्रम वाज वन ऑफ देम। ओके, पाल रहे होते हैं इनको। ही वाज लिविंग विद तारीफ गुलशन और वो एंजॉय कर रहा था अपनी जिंदगी को। उसकी जो जिंदगी की ख्वाहिशात थी वो पूरी हो रही थी और वो शेल्टर में था, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी हर तरह की ऐशो इशरत है, और फिर नाम भी है कि जी ये किसका बंदा है, तीफी भट्ट का। और कब और कहाँ क्या काम लेना है वो तीफी भट्ट ने डिसाइड करना है। तीफी भट्ट बड़ा सेंसिबल आदमी था, सही, कभी फुलिश प्ले नहीं किया। हमेशा तीफी भट्ट ने सोच समझ के मूव की है, जब भी की है। सोशल मीडिया पे कभी दिखाई नहीं दिया, पब्लिकली उसकी कोई अपीयरेंस नहीं हुआ करती थी। वेराज उसके मद्दे मुकाबले आप देख लें तो टीपू पहलवान की भी बड़ी अपीयरेंस थी। शाम को अड्डे में बैठना, चौक में बैठना, चौक की सियासत, खुलेआम घूमना फिरना, और फाइनली नतीजतन वन बैड डे वो मर्डर हो जाता है लाहौर एयरपोर्ट पे। खुर्रम क्या तो एट दैट मोमेंट तीफी भट्ट की ये सारी प्लानिंग थी। बिल्कुल सही है। उससे पहले ऐवान औकाफ का भी एक वाकया हो चुका था, वहां पे भी टीपू पहलवान पे बहुत बड़ी अटेम्प्ट हुई, अल्लाह ने उसको नई जिंदगी दी। उसके हार्ट के सिर्फ 3 सेंटीमीटर दूर के फासले से वो जो बुलेट है वो क्रॉस हुई और नई जिंदगी मिल गई। वहां पे 5 लोग मर्डर हो गए, 5 लोग शदीद जख्मी हो गए। उसमें बहुत से लोग थे, वो एक अलग से बहुत बड़ी स्टोरी है। बिल्कुल सही है। लेकिन कामयाबी हो गई फाइनली तीफी भट्ट को। और फिर वापस आ जाते हैं बालाज की वजह से आज आप लोग दोबारा नए सिरे से बात कर रहे हैं, तीफी भट्ट को डिस्कस कर रहे हैं। बालाज के मर्डर में तीफी को कोई शूटर नहीं मिला। सही। तीफी भट्ट ने भी एक आम सा उठाई गिरा जो उससे बिल्कुल करीब जुड़ा हुआ था, उसका सर्विसमैन था, उसकी खिदमत करता था, वो पकड़ा और उसे कहा के और उसे भेजा, और वो सारा ये हो गया। और बालाज आज इस दुनिया में मौजूद नहीं। फिर गद्दार हमेशा हमारे अंदर जन्म लेता है। जितने बड़े क्रिमिनल्स हुए हैं आप उनकी तारीख उठा के देख लीजिए, मरवाया गद्दारों ने। तो वो किसी अपने दोस्त गद्दार की वजह से इस दुनिया में नहीं रहा, या खवातीन की वजह से, या फिर खवातीन की वजह से इस दुनिया में नहीं रहा। गद्दारी, वहां पे भी गद्दारी हुई ना। गद्दारी हमेशा गद्दारों की वजह से ये लोग अपने अंजाम को पहुंचे हैं। बालाज मर्डर के बाद, अच्छा अब ये
पहली दफा हुआ है कि बिल्ला ट्रक्का वाला फैमिली ने कानून हाथ में लिया। इससे पहले कभी भी नहीं। बिल्ला ट्रक्का वाला फैमिली हमेशा पुलिस के जरिए कार्रवाइयां करती रही है। जैसे अगर आप ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड? ये ऑफ रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन पास कर देनी। सही जाहिर है। अब देखिए, आप हनीफा बाबा हैं। हनीफा बाबा, मैंने कहा पुलिस को पेरोल पे तो नहीं रखा हुआ था। नहीं, पेरोल पे नहीं आप कह सकते, इंफॉर्मेशन दे दी, पुलिस को चुपके से इंफॉर्मेशन पास कर। सही है। अब जो आपके हनीफा बाबा हैं जी, हनीफा बाबा तारीफ गुलशन के शेल्टर में आने के बाद तारीफ गुलशन के भी हाथों से निकल चुके थे, ताकतवर हो गए, पावरफुल हो गए, और उनकी हरकत क्या हो चुकी थी। दुबई लेवल पे उन लोगों ने अय्याशी के अड्डे बना लिए। अच्छा। यहां से जो खवातीन के, मैं तो उन्हें ताइफे नहीं कहता, तवाइफे जो थे वो दुबई का रुख करते थे और वहां अय्याशी होती थी। जिस पे हाथ रखते थे उसको उठा के ले जाते। और इसमें फिल्म और टीवी एक्ट्रेसेस भी थी। डेफिनेटली, क्योंकि वो भी बड़ा जिक्र सुनते थे हम किसी जमाने में। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। और फिर वो यकीनन स्टेट के लिए भी दर्द सर बन जाते हैं जब वो फायरिंग्स कर रहे हैं पैदर पे, किसी को जख्मी कर रहे हैं, किसी को अगवा कर रहे हैं, फिर शूटर्स बन गए। इंडिपेंडेंटली उन लोगों ने कत्लेआम शुरू कर दिया। एक है आपकी लिमिटेड लिखी पड़ी दुश्मनियां जिनको आप लेके आगे चल रहे हैं, और फिर एक है लार्जर स्केल पे आप जब क्राइम का आगाज कर देते हैं तो स्टेट की रिट चैलेंज हो जाती है। बिल्कुल सही है। अब जब स्टेट की रिट चैलेंज हुई तो यही तारीफ गुलशन और तीफी बाटी हैं इंफॉर्मेशन देने वाले, और फाइनली हनीफा बाबा अपने मंतकी अंजाम को पहुंचते। तीफी बट ने इंफॉर्मेशन दे के हनीफा बाबा को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। सिमिलरली जो आपके बिल्ला ट्रक्का वाला फैमिली है जी, वो भी जब किसी को इस्तेमाल कर लेते थे तो फिर उसकी इंफॉर्मेशन दे देते थे, और पुलिस के जरिए उनको, और वो ठिकाने लगा देते थे। पुलिस उनको फिर ठिकाने लगा देती थी। एक मर्डर अमीर मसहब ने प्लान कर लिया। इसमें एक बड़े राज की बात है जो मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से ये बयान कर देता हूं कि ये जो बच्चे थे अमीर मसहब, अमीर फतेह और अमीर बालाज टीपू, इनके लिए इनकी वालदा बहुत फिक्रमंद रहा करती थी और वो मुसलसल अपने हस्बैंड जी टीपू पहलवान के कत्ल के बाद अपने बच्चों को बचा रही थी कि इस आग से दूर रहे, कि मेरे बच्चे इस आग से दूर रहे। नेचुरली मां को। लेकिन जो बालाज था वो अपने सोशल नेटवर्क की वजह से, अपनी दोस्तियों की वजह से इतना सोशल था, नजरों में आ गया। और फिर चूंकि आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, मैं कोई ऐसा इल्जाम आयद नहीं करना चाह रहा कि जिस वजह से उनकी फैमिली को भी दिल आजारी हो, तो वो कुछ ऐसी आदत का शिकार हो गया जो मैं समझता हूं कि मॉरली भी अच्छी नहीं हुआ करती। सही, और वो इंसान को बाहर तौर नुकसान की जानिब लेके जाती हैं। तो बालाज इस दुनिया में नहीं रहा। फिर उसकी जो वालदा है उसने अपने बेटों से हलफ लिया, तीनों से, बालाज के बाद दोनों से, ठीक है, कि अब मैं आपको दूध नहीं बख्शूंगी। ये वो राज की बात है सर जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बीइंग एक्स सीआईए ऑफिसर तो हम लोगों के भी रूट्स जो हैं। अच्छा, इसमें बड़ी मजे की मैं आपको अर्ज कर दूं जी, मैं अपनी पूरी सर्विस में कभी टीपू पहलवान से नहीं मिला, बिल्ला पहलवान से ही मिला। ऑल्दो आई वाज इन सर्विस, मैं 81 में पुलिस सर्विस एज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर चुका था, और मेरे जो इमीडिएट बॉसेस थे दे वर वेरी क्लोज टू देम, दे वर वेरी क्लोज टू देम, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं, जिनमें बड़ा नाम एक्स इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद ताहिर आलम खान टीफी को बहुत करीब से जानते थे। हम सीआईए कोतवाली में पोस्टेड थे, हमारे बिल्कुल करीब ये सारे के सारे लोग बैठे हुए थे। मैं अपनी पूरी सर्विस में तारीफ गुलशन से नहीं मिला, मैं बालाज से नहीं मिला, किसी से नहीं मिला। इवन मजे की बात मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये जितने बड़े बड़े स्टूडेंट लीडर्स जी गुजरे हैं, डाकुओं के अलावा मैंने कभी किसी का जो है वो सामना नहीं किया। बिल्कुल सही। मेरा जो फील्ड था वो था हार्डन क्रिमिनल्स, डकैत, चोर, गैंगस्टर्स, रेपिस्ट,
मैं इनके अगेंस्ट फाइट करता था। स्टूडेंट लीडर जो थे उनके अगेंस्ट मैंने फाइट नहीं की। लगाए सही ठिकाने। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को जो है वो इस दुनिया में किसी नासूर को रहने नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। जो फसाद फिलर्स का बायस बने तो मेरा खालिक ये हुक्म देता है कि उस नासूर को इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। जो बच्चियों की इज्जतें पामाल करे। सर कोई इसमें दूसरी राय नहीं है सर। अच्छा, और ये मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें कि चले हमने तो इतनी हिस्ट्री उस तरह से नहीं पढ़ी हुई है, चीज़ें नहीं देखी हुई, 80s की भी उस तरह से नहीं देखी हुई। जो सीसीडी इस वक्त कर रही है ना सर, वो रूह खुश हो जाती है। मैं सीसीडी की तरफ वापस हमारी जो बच्चियां जिनको रास्ते में जाते हुए लोग, जो सलूक उन लोगों के साथ हो रहा है ना सर, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, रूह खुश हो जाती है। आज के सिनेरियो में अब हुआ क्या है? हुआ ये सर वहां से जरा करें, वो जो बच्चों से उन्होंने हलफ लिया उसके बाद फिर अब खामोशी है। नहीं, जब बच्चों से हलफ लिया तो फिर वो बच्चे, मैं ये समझता हूं कि ये इनकी सुलह हो जानी चाहिए। ओके, सही है। मेरी ये दिली ख्वाहिश भी है और मेरी ये दुआ भी है। आप यकीन कीजिए, बहैसियत पाकिस्तानी शहरी, बहैसियत लाहौर से वालाहाना इश्क है, मोहब्बत है। मैं लाहौर से बिलोंग नहीं करता, मैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल का रहने वाला हूँ, पहाड़ की मट्टी का मैं बासी हूँ, लेकिन लाहौर ने बड़ी मोहब्बत दी है, लाहौर से बहुत वाबस्तगी है, लाहौर का अमन मेरी ख्वाहिश है। वाह वाह, बहुत खूब। और मेरी ये बड़ी जबरदस्त किस्म की ख्वाहिश है कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं इनके माबैन सुलह हो जाए, इनके दरमियान मोहब्बत और भाईचारे की फिजा कायम हो जाए। और मुझे खौफ दिलाता है वो हलफ जिसका रिजल्ट एक निकल चुका है, जावेद भट्ट कत्ल की सूरत में। आप यकीन कीजिए, बीइंग सीआईए ऑफिसर, एक्स सीआईए ऑफिसर, मैं ये सोच नहीं सकता था कैसा होगा। क्योंकि ये जो बड़े लोग होते हैं ना इस तरह के, जिन्हें हम बिल्ला ट्रक्का वाला फैमिली कहते हैं या तीफी बट फैमिली कहते हैं, इनकी कुछ एक असूल होते हैं। उन असूलों में अव्वलीन असूल ये भी है कि बहनोई सबका बहनोई होता है। अच्छा, बेटियां सबकी सांझी होती हैं। असूल है, ये असूल है। और बहनें भी सबकी बहनें होती हैं, बहनें होती हैं। माएँ, बहनें, बेटियां, बहनोई, ये बड़ी इज्जत के मकाम पे होते हैं। तो जब अव्वल में जावेद भट्ट का मर्डर हुआ तो डे 1, 2, 3, 4, 5, जब अभी तक ये सारी सूरत हाल सामने नहीं आई थी, 5वें 6ठे दिन तक, आप यकीन कीजिए मैं बावाज़े बुलंद कहता था कि ये बिला ट्रका वाला फैमिली नहीं कर सकती, ये हो नहीं सकता कि वो किसी फैमिली के बहनोई को कत्ल करवा दें। तो ये किसी और ने इस दुश्मनी का फायदा उठा लिया और जावेद भट्ट को मर्डर कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उसमें तीफी की सगी बहन भी जख्मी हुई। तो ये दो चीजें ऐसी थीं, एक बहन का जख्मी होना और बहनोई का कत्ल होना, मुझे हजम नहीं हो रहा था। बट फाइनली जब मुझे वो बात पता चली, वो हलफ वाली, तो फिर कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में फिर सब जायज होता है। और अमीर मसहब से ज्यादा अमीर फतेह सख्तगीर है। मां को दिया हुआ वो हलफ जावेद भट्ट के कत्ल की सूरत में सामने आया और इसमें कोई अमर माने नहीं है। मैंने रोज़े अव्वल से, जिस दिन ये सारी इन्वेस्टिगेशंस मेरे सामने आ गईं, जब मैंने ये सारी चीज़ें जो थी इनको प्रोब कर लिया, तो मैंने बावाज़े बुलंद ये बात कह दी थी। और मेरे वीलॉग्स और मेरे पॉडकास्ट मौजूद हैं सोशल मीडिया पे कि बालाज का मर्डर कोई दूसरी राय नहीं है, कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है, तीफी भट्ट ने करवाया। और सिमिलरली जावेद भट्ट का मर्डर कोई दूसरी राय नहीं है, अमीर मसाब ने करवाया। और फाइनली तफ्तीशों में ये सारी चीजें सामने भी आ गई, साबित भी हो गई। अब क्या वजूहात हैं जो इनकी सुलह की जानिब सूरत हाल नहीं जा रही? सीसीडी अगर इसमें बड़ा किरदार अदा करे, जो कि मैं समझता हूं कि सीसीडी शायद सीसीडी का ये वो क्या कहते हैं उसको, डोमेन नहीं है। हाँ, सीसीडी का डोमेन है जिस दिन सीसीडी मार्ज़े वजूद में आया। मैं उस दिन की बात बता देता हूं। सीसीडी का कयाम अमल में आने से पहले ये फैसला किया गया कि पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा, खा बरसरे इक़्तिदार जमात है या अदरवाइज सही किसी इलाके की सियासत है, सीसीडी पे कुछ असरअंदाज नहीं होगा। पाकिस्तान में पॉसिबल है, अभी तक पॉसिबल है।
अभी तो हुकूमत नहीं बदली ना। सर नहीं, मैं ये समझता हूं कि अगर हुकूमत बदल जाएगी, हम्म, फर्ज कीजिए अगर हुकूमत बदल जाएगी, तो ये बड़ा गलत फैसला होगा कि मुल्क में दोबारा एक नए सिरे से बेअमनी जो है वो अब लाहौर जैसे शहर में बदअमनी की फिजा कायम हो जाए। इस वक्त तक आप कहीं भी सर्वे कर लीजिए, हमारी बेटियां, हमारी माएं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जरूरत पेश आई एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मैरिज सेरेमनी के लिए सिक्योरिटी की। अच्छा। मुझे चूंकि उसमें मेरी फैमिली को, मेरी बेटी को, मेरी बेटर हाफ को कहीं शादी में शामिल होना था, और शादी ब्याहों पे लोग तैयारी भी करते हैं, कुछ ज्वेलरी वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने बड़े सीनियर कमांड सीसीडी की, क्योंकि मेरी सीसीडी के साथ जाहिर है कि वो लोग तो वो एक्सआई ऑफिसर, फिर ओसीयू एंड नाउ सीसीडी। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर जरा सिक्योरिटी का कर दीजिएगा। तो यू नो व्हाट ही सेड, मैंने कहा भाईजान ये कोई वाकया हो जाए मेरे को ले लेना आके। आहा, कॉन्फिडेंस का ये लेवल है, सर इस हद तक कंट्रोल कर चुके हूं मैं। उन्होंने कहा भाईजान सिक्योरिटी छो, और उन्होंने कहा जनाब जाओ ते दंदनांदे हुए जाओ ते दंदनांदे हो। मैं कहा रात गए आना है। वाह। उन्होंने कहा सर जी गए वक्त गुजर गए, जे सर जी कुछ हो गया मैं देंगा। मैं कहा यार बहुत इंप्रेसिव, बहुत बड़ी बात है। यस। और ऐसा ही है। जो आप इक्का दुक्का वाकयात देख रहे हैं ना सर, ये करोड़ों का शहर है। जाहिर है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये करोड़, पंजाब को मैं पाकिस्तान कहता हूं सर। सेफ सिटी कैमरास ने भी रोल प्ले किया इसमें पॉजिटिव। सेफ सिटी, वो जो मैंने अव्वल में गुजारिश की थी कि गए वक्तों में इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बगैर कुछ भी नहीं था। आपको चोर की जरूरत पड़ती थी चोर तक पहुंचने के लिए। आज सर सेफ सिटी अथॉरिटी इतना वसी हो चुका है, आप सोच नहीं सकते। गोया यूं महसूस होता है कि सेफ सिटी हर घर में बैठा हुआ। अच्छा, थोड़ा सा हटके सवाल है। मैं बड़ा मद्दाह हूँ सीसीडी का, और जो इस वक्त पुलिस जिस तरह से काम कर रही है वो भी बड़ा, मुझे खुद एक छोटे से वाक़े के लिए पुलिस को 15 पे कॉल करना पड़ा। मुझे इतना अच्छा लगा कि रात 12 बजे तक मसला हल हो गया। वो मेरे से फॉलो अप ले रहे हैं। 12 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन करके कहा जी मुझे ये बताएं रवैया कैसा था, उनका रिस्पॉन्स टाइम क्या था, मसला हल हो गया आपका, आप मुतमिन है, आपसे किसी किस्म का उन्होंने मुतालबा। अच्छा लगा, दिल खुश हुआ। पहले भी 15 पे कॉल करनी पड़ जाती थी, कभी खुदा न खास्ता मोबाइल चोर आ गया, कुछ हो गया इस तरह से। ये जब इतना सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये जो अभी पीछे अगवा हुआ था किप्स के मालिक का, वो क्या मामला बना होगा? मैंने शायद यही बात अर्ज करने की कोशिश की थी कि सर ये ना करोड़ों की आबादी है, ये सवालात हम भी करते रहते हैं। रिसेंट पास्ट में एक नौजवान ने गुलबर्ग के इलाका में मेन मार्केट, जी वहां पे एक बच्ची को जबरदस्ती खींच के गाड़ी में, कैमरास में आ गया। सवालात उठने लगे कि जब इतने वो नेफे में पिस्तौल चल रहा है तो इसकी जुर्रत कैसे हुई। वैसे नेफे में पिस्तौल चलता है या सिर्फ अलामती तौर पे दिखाते हैं? नहीं सर, चलता है जनाब। वेरी गुड, टू गुड। तो ये देखें जी, ये कैसे हो गया। इक्का दुक्का वाकयात रूनुमा होते रहते हैं। तो सर ये वो लोग हैं जो जिंदगी से तंग आ चुके हैं। बिल्कुल सही है, फैसला कर चुके हैं कि खुदकुशी नहीं करनी थी, इंज मार दो। बहू बेटियों के साथ दस्तराजी वो करेगा जिसको ये इल्म में नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या मेरे साथ होना क्या है, इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। अभी आप ये रिसेंट पास्ट का एक वाकया है, ये बातें करनी नहीं चाहिए लेकिन मैं कर देता हूं, लोगों को पता होना चाहिए, एतमाद बढ़ना चाहिए। सर आपके एक रेस्टोरेंट में डकैती हो गई, 4 लोगों ने आर्म्ड डकैती की। लोगों में एक दफा एक अजीबोगरीब किस्म का खौफ पैदा हो गया। वहां पे बेटियां थी, वहां बच्चे थे। वो बच्चे किस ट्रॉमा से गुजरे होंगे, आइंदा आने वाले कई सालों तक हो सकता है उनके जहनों पे वो जो छाप लग गई है, वो जो खौफ का आलम है, वहां पे बच्ची बेहोश हो गई। लोगों ने कहा ले जी हम तो वहीं खड़े हुए हैं, अब ना जो हमारा सोशल मीडिया है जहां पॉजिटिव किरदार अदा करता है, वहां 90% नेगेटिव किरदार भी अदा करता है। ऐसे ही, अग्रीड। लोगों में एक अमूमी तासुर कायम हो गया कि शायद सीसीडी ने काम छोड़ दिया। शायद सीसीडी काम छोड़ गई है। सर
जाहिर है पुलिस जब भी काम करती है किसी इंफॉर्मेशन पे करती है, वो डाकू आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। उन डाकुओं ने अपने ही एक करीबी हम असर को क्या कहा होगा? उन्हें क्या छड़ दो डकैतियां, उन्हें कहा जनाब ਉਹ सीसीडी खामोश हो गई है, हुण पुलिस मुकाबले नहीं होने, डकैती कर ली। वेरएस ये पब्लिक के लिए भी, आपके लिए भी सीसीडी खामोश नहीं हुई सर। ताजा तरीन आपने फैसल शफकत भट्टी, जिसके क्रेडिट पे 14 कत्ल थे, लोग सोशल मीडिया पे बहुत डिस्कस कर रहे हैं जी कि किसी एक शख्स ने ऐसी बेहुदा नज़म लिख दी कि जिसके जवाब में कत्ल कर दिया गया। तो वो जनाब आप वो नज़म सुनते तो शायद आपका भी खून खौलता। जी बिल्कुल खौल जाता है। मैं ये कब कहता हूं कि किसी का खून नहीं खौल सकता? जब किसी के बाप को, किसी के दादा को, किसी को बराह रास्त गाली दी जाए, खून खौलता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि 7 कत्ल कर दिए जाए। एक नज़म जिसने लिखी मार दो यार, आप जस्टिफाई तो कर सकोगे कि इसने ये बेहूदगी की थी, मैंने इसे ये बदला ले लिया, लेकिन उसने 7 कत्ल जो है वो नहीं। सर एक और बड़ा अहम सवाल यहाँ पे पैदा होता है, आखिर वक्त चल रहा है हमारे पॉडकास्ट का, वक्त का पता ही नहीं चला। वो ये है कि सीसीडी के बारे में एक जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो ये है कि ये मावराए अदालत कत्ल केस हैं, सारे कत्ल हैं। अच्छा, इससे पहले भी जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट चाहे आबिद बख्तर साहब हैं चाहे और हैं, उनका भी यही था कि जी ये और इसमें जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको अपना भी कुशन मिल जाता है, उसमें वो अपनी मर्जी भी कर लेते हैं। मैं बड़ी खुली बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये करनी चाहिए, पता नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और उसमें ये भी कहा जाता है कि ये मरीम नवाज साहिबा को अभी इस वक्त समझ नहीं आ रही कि जब इनकी हुकूमत खत्म होगी तो उस वक्त ये सारे केसेस जो है वो उसके जो केसेस बनेंगे वो मरीम नवाज साहिबा पे बनेंगे। आपने मुझे इस सवाल के जवाब में सवाल का जवाब देना है। ठीक है। 1947 में पाकिस्तान बना, 1947 से लेके आज 2026 तक मुझे वो पुलिस अफसरान दिखाइए जिनकी कहीं भले पुठूरे की रेडियो नहीं है, या कोई साइकिलों को पंचर लगा रहा हो नहीं है, या कहीं पे कोई जूतियों को त्रोपे लगा रहा हो, नहीं है सर। कदे कामा आखे मजा मरिया ने। जब आप खुदा की इस सरजमीन पे, खालिक कायनात की इस सरजमीन पे उसकी बनाई हुई मखलूक को अमन प्रोवाइड करते हैं, जब आप फसाद फिल अर्ज बर्पा करने वालों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं, तो एक बहुत बड़ी ताकत आपके साथ चल रही होती है जिसका नाम है रब्बुल आलमीन। वाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही। ऐसा हरगिज नहीं होगा सर, गए वक्तों में भी हुआ, अब तो हुआ ही कुछ नहीं सर। यहाँ तो एक आबिद बॉक्सर के क्रेडिट पे 100 एनकाउंटर्स हैं। ऑल्दो ये बड़े शॉर्ट पीरियड में, बड़े कम वक्त में 1000, वो एमएसटी वगैरह का सारा वो कि जनाब बड़ा इंसानी वो क्या तंजीमें हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है वो लोगों की बहू बेटियों के पर्दे के जामिन है? बिल्कुल भी नहीं। उनकी अपनी दुकान है भाईजान, उनकी तो अपनी दुकान है, उन्होंने तो इसके ऊपर सियासत करनी ही करनी है। बाहर निकलना बाप के सामने, एक हस्बैंड के सामने उसकी बहन या बेटी की इज्जत को तार तार किया जा रहा हो, अस्तगफिरुल्लाह सर, वो वहां मौत के घाट उतर जाता है खुद, बिल्कुल ऐसे एडवांस, बिल्कुल वो फिर एक जिंदा लाश हुआ करती है। तो मैं समझता हूँ हौसले बड़े बड़े हुए थे सारे लोगों के। जी सर, तो मैं समझता हूँ कि सीसीडी इस वक्त हमारी बहू बेटियों की पर्दे की जामन है, इस शहर में, पूरे पंजाब में अमन की जामन है, और खुदा के बनाए हुए कानून का निफाज ये वो वाहिद अदारा है जिसका जिक्र कुरान पाक में है। ये वाहिद अदारा है पुलिस जिसका जिक्र कुरान पाक में है। अल्लाह ने कानून की एक किताब इस दुनिया में भेजी है, एक आइन इस दुनिया में भेजा है जो अमन का पैगाम लेके आया है, और उस पे अमल दरामद करवाना है मुसैतिर ने, और मुसैतिर कहते हैं दरोगा को, थानेदार को। वेरी गुड। और इसका कुरान पाक। आखिरी सवाल, ये डायरेक्शनलेस जो हुए थे, ये डकी भाई का केस भी तो उन्होंने खराब किया था ना, ठीक हो गए आप? जी ठीक हो गए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आखिर में आदिल रशीद का जो कत्ल हुआ वो थोड़ा सा बता दें, अभी तक उसकी कोई खबर सामने नहीं आ रही। देखें सर, वो कहते हैं कि जब आप गलत राहों पे चल पड़ते हैं तो नतीजे भुगतना पड़ते हैं। वालिदैन अगर अपने बच्चों को बुढ़ापे तक बच्चा ही समझते रहेंगे और उन्हें इतनी आज़ादी दे देंगे
कि वो शराब व शबाब की महफिल बपा करने लगे, तो फिर वही बात कि उस क्रिमिनल डकैत में जो दादे ऐश दे रहा है और उस शरीफ खानदान के सपूत में कोई फर्क बाकी नहीं रह जाता। बहुत बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी ज्यादती हुई, कत्ल इंसान का इससे बड़ा और कोई जुल्म हो नहीं सकता, इंसानियत का कत्ल। लेकिन वो मुकद्दमा की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, जो असल मुल्ज़मान है वो अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं। और अगर किसी की ये ख्वाहिश है, अगर किसी की ये ख्वाहिश है कि उन मुल्ज़मान को 14 कत्ल करने वाले शूटर्स की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाए, तो सडन प्रोवोकेशन एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। औरत पे लड़ाई हो जाना, औरत के इश्क में कत्लेआम हो जाना, ये तो हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये कोई एक कत्ल नहीं है, ऐसे बेशुमार मल्टीपल जो है वो। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतनी इनसाइट्स जो है वो हमें दी हैं। इसमें चलें जहाँ पे हिस्ट्री के हवाले से चीज़ें थी जिनसे लोगों को अवेयरनेस मिली, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी पुलिस या CCD जैसे इदारे जो काम कर रहे हैं हमारे आज के पॉडकास्ट से, उन पर भी एतमाद बढ़ा है और लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बेहतर होगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।